नमस्ते दोस्तों। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि क्या हमारे देश में कोई ऐसा चुनाव हो पाएगा जहाँ पर हम ईवीएम के टेम्परिंग की बात नहीं करेंगे। मतलब अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ पर चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, अपने हिसाब से ऐसा नहीं है। देखो बीजेपी की अगर हम बात करें 2014 के पहले, अगर आप देखोगे वो भी कई बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहते थे। और अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी बाकी के पार्टीज हैं वो ईवीएम को लेकर क्वेश्चन करते हैं। अभी वेस्ट बंगाल का चुनाव देख लीजिए, काफ़ी टक्कर का होने वाला है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ममता बनर्जी विजिट टू स्ट्रॉन्ग रूम टीएमसी प्रोटेस्ट, लेट नाइट ईवीएम ड्रामा इन बंगाल। इसको डिटेल से समझेंगे कि हो क्या रहा है। ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाया है, इसका जवाब क्या दे रही है इलेक्शन कमीशन, क्या यहाँ पर ईवीएम टेम्परिंग हो सकती है, और स्पेशली जो चुनाव होता है उसके बाद ईवीएम को कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, सिक्योरिटी क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस समय वेस्ट बंगाल का जो चुनाव हुआ है ये बेसिकली 294 सीट्स पर हुआ है। और यहाँ पर जो मैं इनकम्बेंट हैं टीएमसी की तरफ से जो ममता बनर्जी हैं, काफ़ी लंबे समय से चीफ मिनिस्टर रही हैं वेस्ट बंगाल की। लेकिन इस बार स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, यहाँ पर कई एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे बताया गया कि बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप करेगी। फिर कुछ ऐसे एग्जिट पोल्स थे जहाँ पर टीएमसी को आगे बताया जा रहा है। मतलब टोटल कन्फ्यूजन, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है। और ये जो इलेक्शन है इसीलिए क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि वेस्ट बंगाल बीजेपी के लिए कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द लास्ट मेजर स्टेट जहां पर अभी तक बीजेपी रूल नहीं कर पाई है। और टीएमसी इतने लंबे समय की जो इनकम्बेंसी है 2011 से सोचिए अभी तक पावर में है, तो उसको अभी डिफेंड करने में लगी हुई है। और बीजेपी का अटेम्प्ट यही है कि यहाँ पर ईस्टर्न एक्सपेंशन स्ट्रेटेजिक तरीके से करने की कोशिश की जाए। अच्छा, ममता बनर्जी अब यहाँ पर कह क्या रही है उसको समझ लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यहाँ पर चुनाव खत्म हुआ, जो आखिरी चरण था, उसके बाद ममता बनर्जी जो हैं वो डायरेक्टली अपने जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और वो ये कह रही थी अपने पार्टी के वर्कर्स को प्लीज़ इस इलेक्शन को बचाइए। यहाँ पर जो टेम्परिंग है, मतलब जो ईवीएम की सुरक्षा है, वो आपकी जिम्मेदारी है। एक एक चीज़ों को यहाँ पर आपको देखना है। और साथ ही साथ ममता बनर्जी डायरेक्टली जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, वो डायरेक्टली वहाँ पर चली गई। लेट नाइट 4 घंटे से ज़्यादा वो वहाँ पर थी। और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, क्योंकि अभी टीएमसी पावर में ही है, इसको देखते हुए यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया गया। बताया गया कि और ज़्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई भी कंप्लेंट यहाँ पर ना आ सके। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ममता बनर्जी यहाँ पर ये आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो सकती है। अगेन वही जो वोट चोरी वाला मामला है वो भी अब यहाँ पर आगे खड़ा कर रही हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव में पिछले साल जो पूरा मुद्दा उठाया था वोट चोरी का, उसमें ममता बनर्जी कोई बहुत बढ़ चढ़कर आगे नहीं बोल रही थी। उनका कहना था कि हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें होनी चाहिए ठीक से। लेकिन इस बार क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, वो भी यहाँ पर वोट चोरी को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। और उनका बेसिकली यही कहना है कि स्ट्रॉन्ग रूम्स को अच्छे से मॉनिटर किया जाए। टीएमसी के जो वर्कर्स हैं उनको लगातार यहाँ पर प्रेस कर रही थी। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आरोप बेसिकली काउंटिंग डेज के जस्ट पहले लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो डिस्ट्रस्ट होता है ना रिजल्ट में, उसको क्रिएट करने की शायद कोशिश की जा रही है कहीं, जो भी है इलेक्शन कमीशन का। वैसे मैं आपको बता दूं, रिस्पॉन्स आया। इलेक्शन कमीशन ने टोटली इसको डिनाई कर दिया है। कहा है कि कुछ पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन वो रूटीन चीज़ें होती हैं क्या है ना कि अब ईवीएम तो प्रॉपर तरीके से लॉक करके रख दिया जाता है। अब पोस्टल बैलेट आप सब जानते होंगे कि जो मान लो ऑफिशियल्स हो गए जो उस दिन वोट नहीं कर सकते तो वो पेपर में वोटिंग करते हैं। इसके अलावा जो बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं 80-50 ईयर्स के अबव, इलेक्शन कमीशन खुद उनके घर पर जाती हैं, उनसे वोट करवाती हैं, राइट। तो उस तरह की जो पर्चियाँ होती हैं, पोस्टल बैलेट हैं, उसको सही से थोड़ा सा हैंडल करना होता है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि देखो यहाँ पर ईवीएम का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, वो प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखा हुआ है। जहाँ तक पोस्टल बैलेट का सवाल है तो वो जो हमारा रूटीन प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम उसको जो है हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, ईवीएम के बारे में थोड़ा सा समझिए, क्योंकि पोलिंग के पहले, पोलिंग के दिन और पोलिंग के बाद क्या होता है ये समझ जाओगे आप, तो ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो समझ में आ जाएगा। एक तो पोलिंग के पहले मैं आपको बता दूं, मशीन्स की जितनी भी जो ईवीएम मशीन्स होता है ना, जहां पर पार्टीज के नाम लिखे होते हैं, बटन होता है, राइट। तो जो मशीन्स हैं उसको प्रॉपर जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लोग हैं, उनके सामने उसकी टेस्टिंग की जाती है और रैंडम तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक ईवीएम को उठाया जाता है और दिखाया जाता है कि देखिए ये बटन प्रेस करेंगे तो इसको वोट जा रहा है। और टोटल वोट देने के बाद यहाँ पर टोटल काउंटिंग कितनी हो रही है वो सब कुछ यहाँ पर पार्टी के वर्कर्स के सामने किया जाता है। फिर आता है पोलिंग डे, जिस दिन यहाँ पर चुनाव होता है और जो वोटर्स हैं वो अपना वोट डालते हैं। और इस बार तो आपको पता ही होगा, रिकॉर्ड वोटिंग, मतलब आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी वोटिंग 90% से ज़्यादा कभी देखने को नहीं मिली।
तो यहाँ पर आई होप आप समझ रहे हो कि पोलिंग डे में जो वोटर्स हैं अपना वोट डालते हैं, और साथ ही साथ अब तो आप सब जानते ही हो कि यहाँ पर पेपर स्लिप भी जनरेट होता है, जो VVPAT है उसका वो भी जनरेट होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस पार्टी को आपने यहाँ पर वोटिंग दी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज हम बात कर रहे हैं वो है पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद किस तरह से EVM को हैंडल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो इलेक्शन खत्म हो गया रात को 7 बजे 8 बजे, जब तक लास्ट पर्सन है जो वोटिंग दे रहा है, वोट दे रहा है, उसके बाद EVM का क्या होता है। सबसे पहले तो सीलिंग की जाती है। EVM को प्रॉपर तरीके से सील कर दिया जाता है। स्पेशल पेपर सील होता है और वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनका सिग्नेचर होता है वहाँ पर। बेसिकली और एक बार यहाँ पर सील कर दिया गया EVM को। तो अगर आपको उसको ओपन करना है ना, तो उसको आपको डैमेज करना ही पड़ेगा। जैसे प्रॉपर अगर आप किसी पेपर के थ्रू उसको लपेट दोगे और उसको सील कर दोगे तो बिना उसको टेम्परिंग के आप खोल ही नहीं सकते। EVM ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो प्रॉपर तरीके से सीलिंग होती है। फिर सील करने के बाद वो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम में ट्रांसपोर्टेशन में भी यहाँ पर जो आर्म सिक्योरिटी एस्कॉर्ट हैं वो भी होते हैं। इसके अलावा GPS मॉनिटर्ड व्हीकल्स में जाता है कि जिस व्हीकल में EVM जा रहे हैं इतने सारे वो एग्जैक्टली किस किस जगह पर व्हीकल गई है उसकी भी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है। और फाइनली वो पहुंचता है स्ट्रॉन्ग रूम स्टोरेज में, जहाँ पर जितने भी EVMs हैं उसको स्टोर करके रखा जाता है। बहुत ही हाईली सिक्योर्ड रूम होता है जहाँ पर EVM को काउंटिंग डे के लिए रखा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है जहाँ पर EVM को रखा गया है उसकी सिक्योरिटी सिस्टम कैसी है। देखो, इलेक्शन कमीशन का प्रॉपर गाइडलाइन है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी होता है। एक तो डबल लॉक सिस्टम होता है। डबल लॉक का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो रूम है आपका जहाँ पर EVM रखा हुआ है, उसमें एक तो इलेक्शन कमीशन अपना खुद का ताला लगाएगा, फिर जो दूसरा ताला है वो कैंडिडेट्स अपना लगाते हैं, ताकि बिना दोनों के चाबी के ताले के यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग रूम को नहीं खोला जा सके। फिर सवाल ये आता है कि मान लो खिड़की से या कहीं और दूसरे रास्ते से आप स्ट्रॉन्ग रूम में जा सकते हो, तो इसके लिए 3 टियर सिक्योरिटी होती है। इनर लेयर में जो है, जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, उसमें CAPF होता है, सेंट्रल फोर्सेस। इसके अलावा जो मिडिल लेयर होता है उसमें स्टेट की पुलिस होती है, और जो आउटर लेयर होता है वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर 24 से मान लीजिए जिस दिन ये इलेक्शन हुआ था ख़त्म, उसके बाद से लेकर 4 तारीख तक यहाँ पर प्रॉपर CCTV के थ्रू सर्वेलेंस होता है। जो कैंडिडेट वो लाइव देख सकते हैं अपने फ़ोन पे कि देखो भाई यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रूम है, एक पर्सन भी, एक परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार पाए। तो CCTV सर्वेलेंस ही होता है ये। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल ओवरसाइट भी होती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ममता बनर्जी की रही थी ना अपने वर्कर्स को कि स्ट्रॉन्ग रूम को प्रोटेक्ट करके रखो, उसको गार्ड करो, 24 घंटे गार्ड करना है, उसको छोड़ना नहीं है, तो वो लीगल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन ये कहता है कि जो पार्टी है वो अपने वर्कर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तैनात कर सकते हैं, ताकि वो भी निश्चिंत रहें कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकें। तो आप समझ रहे हो कि ये जो EVM होता है ना, इतना सिक्योर कर दिया जाता है कि कोई कुछ उसको कर ही नहीं सकता। फिर इसके अलावा यहाँ पर पोस्टल बैलेट वाला जो मामला है, मैंने आपको बताया कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें ये बोला गया कि पोस्टल बैलेट जो है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो पोस्टल बैलेट सबसे पहली बात तो EVM से अलग होता है। मैंने आपको बता ही दिया उसको हैंडल करने का तरीका, क्योंकि उसमें पर्चियाँ होती हैं ना, तो उसको आपको अलग तरीके से हैंडल करना होता है। तो जो कंट्रोवर्सी सामने आई उसको देखते हुए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने क्लियर क्लैरिफाई किया कि पोस्टल बैलेट को सेग्रीगेट हमें करना होता है, अलग अलग ही पार्ट्स में वो हम कर रहे थे। यहाँ पर कोई भी टैंपरिंग और EVM का तो सवाल ही नहीं उठता, जो आप EVM को लेकर सवाल उठा रहे हो। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने दूर किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या EVM को हैक कर सकते हैं। देखो, मुझे कोई बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत से पार्टीज़ ने कई बार, चाहे वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इवन पहले का मैंने आपको बताया BJP, सभी ने समय समय पर, इनफैक्ट मुझे याद है कि BJP के एक के पार्टी के वर्कर ने, वर्कर क्या मतलब, एक अच्छे खासे लीडर, आई थिंक राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने, किसी ने तो यहाँ पर जो है एक प्रॉपर बुक भी लिखा था इसको लेकर कि EVM में कैसे टेम्परिंग हो सकती है, क्या हो सकती है चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें जो हैं अक्सर जो हैं पार्टीज़ लगाया करती हैं आरोप। तो यहाँ पर EVM पहली बात तो टेक्निकल जो डिज़ाइन है वो स्टैंड अलोन मशीन है। लोग कंपेयर कर देते हैं अमेरिका से इधर से कि वहाँ पर देखो हो सकती हैं चीज़ें, वो तो कनेक्टेड होती हैं इंटरनेट से, जब आप कनेक्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। सही बात है, ब्लूटूथ उसके अंदर होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ये स्टैंड अलोन मशीन है, किसी भी तरह से वो कनेक्ट हो ही नहीं सकता। वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होता है, उसके अंदर वो बर्न हो जाता है और यहाँ पर रीप्रोग्राम आप उसको कर ही नहीं सकते कहीं से भी। फिर इसके अलावा एडिशनल सेफगार्ड होता है VVPAT, मैंने आपको बता ही दिया, स्लिप जनरेट होता है, उससे भी आप काउंटिंग कर सकते हो और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग भी की जाती है रैंडम तरीके से। इसके अलावा प्रैक्टिकल रियलिटी ये है
कि आपको फिजिकली मशीन को एक्सेस करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। और मैंने आपको बता ही दिया कि मशीन किस तरह से हैंडल होते हैं, तो आप फिजिकली टच कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ईवीएम टैंपरिंग क्या, अगेन सवाल नहीं खड़ा होता। अच्छा, लीगल सेफगार्ड समझिए। इलेक्शन कमीशन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहीं पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करती है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो इशू करती है। अगर टैंपरिंग का कोई भी मामला सामने आ भी जाता है, मान लो कहीं कुछ शक भी हो गया, तो इसको देखते हुए यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। रिटर्निंग ऑफिसर इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्वर रिपोर्ट होता है, सीसीटीवी का वेरिफिकेशन होता है। अगर प्रूव हुआ तो कुछ बूथ्स के ऊपर रीपोलिंग होती है। और मैं आपको बता भी दूं, वेस्ट बंगाल में कहीं पर लड़ाई कहीं कुछ की वजह से जो है, आप देख सकते हो 15 बूथ्स पर वापस से रीपोलिंग हो। ये 2 वेस्ट बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर 15 बूथ्स के ऊपर रीपोलिंग की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन ये भी करता है, अगर किसी भी प्रकार का शक सामने आता है तो लास्ट में अब क्वेश्चन ये है कि फिर पार्टी आरोप क्यों लगाती है। इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया। देखो, कई चीज़ें होती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कैसे ना कैसे करके अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो वो इलेक्शन हारेंगे तो उसको भी एक रीज़न देना पड़ेगा। तो आजकल एक ट्रेंड भी ऐसा बन गया है कि एक स्ट्रैटेजी बन गई है कि लोगों के मन में कुछ डाउट क्रिएट कर दो, सपोर्टर्स को मोबिलाइज करो, बोल दो ना, पहले ही बोल दो कि देखो, अगर मान लो इलेक्शन का रिजल्ट फेवरेबल नहीं आया, कोई पार्टी हारेगी तो वो पहले से ही रहेगी ना अपना रेडी आंसर कि देखो, हमने तो पहले ही बोला था कि यहाँ पर इश्यूज़ हैं, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की जा रही है, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। फिर इलेक्शन भी काफ़ी पहले जैसी चीज़ें नहीं हैं। ट्रस्ट डेफिसिट भी आपको देखने को मिलेगा और टेक्निकल मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। ईवीएम, वीवीपीएटी, पोस्टल बैलेट आम जनता को पता नहीं होता है और इसीलिए उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको डिटेल में अब ये वीडियो में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।